आयन मंडल के किस परत में लघु रेडियो तरंग परावर्तित होता है? ई और एफ। लघु रेडियो तरंग ई और एफ, और दीर्घ रेडियो तरंग डी। डी से दीर्घ याद रख लो ना, दीर्घ डी, इधर दीर्घ हो गया, उधर डी हो गया। वायुमंडल का हेट्रोस्फीयर का निर्माण कौन करता है? हेट्रोस्फीयर, हाँ, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बोले थे नीचे का 3 होमोस्फीयर और ऊपर का 2 हेट्रोस्फीयर। मोटा मोटी अगर किलोमीटर में ले तो 100 किलोमीटर से नीचे होमोस्फीयर और 100 किलोमीटर से ऊपर हेट्रोस्फीयर। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे सौर पवनों से रक्षा करता है, उसे मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर, कोई बात नहीं है, गलती हुआ कोई दिक्कत नहीं है, जान तो रहे ना कम से कम। उससे तो बेहतर हो जिसको आंसर याद ही नहीं रहे। तुम अगर मेंटोस्फीयर भी कर दोगे ना तो भी एग्जाम में हमको पता है ये सही करके आएगा, ठीक है। जिसको कुछ नहीं पता चल रहा है, जय श्री राम, भोला बाबा को याद करना, वहां जल चढ़ा देना कॉपी पे, छठी मैया के नाम से भी चढ़ा देना। नहीं कुछ हो तब तो पार्टी के नाम पे है ही है। करमन लाइन कितने किलोमीटर से ऊपर शुरू होता है? एल्बिडो क्या है? इस बार पक्का एग्जाम में पूछेगा एल्बिडो, बहुत दिन से नहीं आया है ये। एल्बिडो क्या है? क्या? हाँ, इसको बोलो आती हुई किरणें वापस नहीं, बोलो परावर्तित हो जाती है। तो थोड़ा फिजिक्स का इस्तेमाल थोड़ा सा तो कर लो, ठीक है, अपने भाषा में बोलो, लेकिन कीवर्ड तो रखो, ठीक है। कि जो भी किसी भी सतह पर जो सूर्य प्रकाश पड़ रहा है वो उसी रूप में परावर्तित हो जाएगा। बस एक कीवर्ड घुसाना था वहां पे, ठीक है। तो उसी रूप में परावर्तित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? एल्बिडो। पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? 35%, ठीक है। इसमें से धरातल का कितना है? 2% और 33% वायुमंडल का, ठीक है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित, यही गलती होगा बार बार। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 65%, धरातल द्वारा अवशोषित 51%, ठीक है। पार्थिव विकिरण का रूप क्या है? लघु तरंग या दीर्घ तरंग? दीर्घ तरंग, बताए थे ना। ऊपर से जो आ रहा है जिसको बोलते हैं सौर विकिरण, ये है लघु तरंग। सौर विकिरण लघु तरंग और पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग। मतलब ऊपर से जो आया वो है लघु तरंग, पृथ्वी अब्सॉर्ब कर ली, अब जो पृथ्वी छोड़ रही है यहां से वो है दीर्घ तरंग, ठीक है। वायुमंडल गर्म किससे होता है? दीर्घ तरंग या लघु तरंग से? वायुमंडल दीर्घ से, यही गड़बड़ होगा। अब कॉन्सेप्ट तुमको सब पता है। बोले हैं कि वायुमंडल में जो लघु तरंग अवशोषित हो रहा है वो 14% है और जो दीर्घ तरंग अवशोषित हो रहा है वो 34% है। तो ज्यादा गर्म कौन करेगा? 34% वाला या 14% वाला? 34 वाला। तो वायुमंडल कैसे गर्म हो रहा है? 34%, यानी दीर्घ तरंग से, ठीक है। और 14% ही था लघु तरंग, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन पृथ्वी जो गर्म हो रही है, पृथ्वी 51% मतलब पृथ्वी का भू सतह कितना? 51%। तो भू सतह किससे गर्म हो रहा है? लघु तरंग से। दीर्घ तरंग तो इसके पास आ ही नहीं रहा है क्योंकि ये तो खुद छोड़ रही है दीर्घ तरंग। समझ में आया? हवाई जहाज में किस बैरोमीटर का प्रयोग होता है? 2 बैरोमीटर कल ही पढ़ाए थे, 14 बैरोमीटर और एंड्रॉइड बैरोमीटर। तो हवाई जहाज में एंड्रॉइड बैरोमीटर और मौसम विज्ञान केंद्र में 14 बैरोमीटर। टोरी सेली ने किसका आविष्कार किया था? 14 बैरोमीटर का, और उसमें उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था? मरकरी, ठीक है। गैर तरल बैरोमीटर को क्या कहते हैं? एंड्रॉइड। क्या कहते हैं? एंड्रॉइड, ठीक है। सामान्य वायुदाब कितना है? 76 सेंटीमीटर HG, या नहीं तो 760 mmHg। ये दो पॉपुलर है जो एग्जाम में पूछता है, या तो 760 mmHg देगा या 76 cmHg देगा। अगर हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 atm। क्या हो जाएगा? 1 atm। बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1.013 बार, ठीक है। हाँ, 1.013 बार, ठीक है। एक्चुअल में पूरा है 101325, पूरा क्या है?
101325, उसी को शॉर्ट करके हम लोग लिखे 1.013, लास्ट पूरा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अगर मिली बार में दे दिया तो पूरा दे सकता है, फिर भी इतना सा याद रखोगे तो काम चल जाएगा। 1.013 अगर बार याद रखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि एकदम सटा सटा के एग्जाम में दे जरूरी नहीं है, तो कर लोगे। और अगर पास्कल में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 101325। ठीक है। अगर बैरोमीटर में पारा अचानक गिरने लगे, आंधी तूफान, वायुदाब कम होने पर उस क्षेत्र में हवा की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। दूरी के साथ प्रत्येक इकाई पर दाब का घटना क्या कहलाता है? प्रेशर ग्रेडियंट। क्या कहलाता है? प्रेशर ग्रेडियंट, यानी दाब प्रवणता। कल पढ़ाए थे ना सब्जी। अगर किसी क्षेत्र में दाब प्रवणता उच्च है तो हवा की गति क्या होगी? उच्च होगी कि निम्न होगी? क्या जी, फंस गया तुम ही से बोल रहे हैं, फंस गया, सोच रहा है क्या होगा। अगर दाब प्रवणता उच्च होगा तो हवा की गति क्या होगी? उच्च। दाब प्रवणता उच्च है तो वहां वायुदाब क्या होगा? वायुदाब, लटक गया तुम लोग। निम्न बोले थे ना कि निम्न वायुदाब को ही दाब प्रवणता दिखाता है। पृथ्वी को हम लोग कितने वायुदाब कटिबंध में बांटे थे? 7। 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में 1। बीच वाले के क्षेत्र को 10 से 10 को क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। 30 से 35 के बीच में क्या आएगा? हाँ, उपोष्ण उच्च कटिबंधीय, सॉरी उच्च वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। ठीक है। क्या गड़बड़ बोल दिया कि उच्च? क्या? ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 45 से 66, हाँ, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। और फिर 80 से ऊपर ध्रुवीय, हाँ ध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब। याद है ना सबको? अब जो कल अब्सेंट किया था, जिसको ये समझ में नहीं आया, आज उसको हवा का कोई डायरेक्शन समझ में अच्छे से नहीं आएगा। कहाँ उच्च वायुदाब, कहाँ निम्न वायुदाब, कुछ आइडिया नहीं चलेगा, फिर रटते रहना। डोलड्रम कहाँ अवस्थित है? 0 डिग्री पास, इक्वेटर पे 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र को। ठीक है, दोनों गोलार्धों में 5-5 डिग्री वाले क्षेत्र को कहते हैं डोलड्रम। तुमको निम्न पे जाके तुमको 30 डिग्री पे छोड़ देंगे, अब देखना ना, अभी आ रहे हैं 30 डिग्री, तुमको 30 डिग्री पे जाके छोड़ देंगे, वहीं डूब जाएगा। क्या? नहीं, ITCZ में नहीं, हॉर्स लैटिट्यूड पे जाके छोड़ देंगे। हॉर्स लैटिट्यूड, अच्छा ITCZ पढ़ाना था ना? अच्छा, ये खत्म करते हैं फिर बता देंगे, याद कर देना लास्ट में। ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है वो है पवन। क्या है? पवन। चलती हुई हवाओं को क्या कहते हैं? पवन। इसीलिए जब भी हम लोग ज्योग्राफी में इस्तेमाल करते हैं पवन का, तो उसका मतलब होता है, जैसे तुम देखोगे व्यापारिक पवन, हम बोल सकते हैं इसको व्यापारिक हवाएं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। समझ में आया? तो हवा है, जब हवा चलने लगी तो उसको क्या कहेंगे? पवन। बस इतना सा ही अंतर है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। हवाएं जो है हमेशा कहां से कहां चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। ऑब्वियसली इधर वायुदाब बढ़ रहा है, इसका मतलब ये खिसकना चाहेगा तो कहीं ना कहीं खिसक जाएगा। अब खिसक के कहां जाएगा? निम्न वायुदाब। तापमान तुम देखे हो कि तापमान में एक होता है उच्च तापमान, दूसरा है निम्न तापमान। इसमें देखोगे उच्च तापमान का जो तापमान है वो घटता जाएगा और निम्न का क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसका मतलब तापमान ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? उच्च से निम्न। अगर कोई दो क्षेत्र का वायुदाब समान है तो क्या उसके बीच में हवाएं चलेगी? आंसर है नहीं, हवाएं नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि हवा चलने के लिए उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का होना जरूरी है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि पवनों की दिशा के पीछे कौन सा बल जिम्मेवार है, ये पहले बता रखे हैं। कौन सा बल? कोरियोलिस बल। कौन सा बल है? कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल। ठीक है। अब जो जल वाला नहीं पढ़े उसको ये पहली बार सुनाई दे रहा होगा, लेकिन जो अभी जलधारा पढ़ चुके हो उसको ये पहली बार सुनाई नहीं दे रहा होगा। हम बताए हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से, बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ बच्चा गड़बड़ी करता है। दो गति होता है पृथ्वी में, एक होता है परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण। परिभ्रमण किसको कहते हैं? पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं उसको। उसको परिक्रमण ना कहते हैं जी, उसको परिक्रमण कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में रोटेशन और रिवॉल्यूशन, हिंदी में मेरा भी थोड़ा सा हाथ तंग है। ठीक है,
तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन, इसे रोटेशन का हिंदी हो गया परिभ्रमण और रिवॉल्यूशन का हिंदी हो गया परिक्रमण। अब इसको हम याद रखते हैं एक तरीके से कि मंदिर का परिक्रमा करते हैं, मंदिर का क्या करते हैं, परिक्रमा। तो हम अपने जगह पृथ्वी को रख लेते हैं और मंदिर का जगह सूर्य को रख देते हैं, तब हम क्लियर कर पाते हैं हिंदी में, नहीं तो हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन होता है, परिभ्रमण और परिक्रमण, ये सबका प्रॉब्लम है। तो हम जिसका मतलब अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है उसको तो टेंशन नहीं होता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाला है वो तो अटक जाता है। ठीक है, तो जब भी तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाए कि परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, तो मेरा इस लॉजिक को अप्लाई कर लेना कि परिक्रमा किसका करते हैं, मंदिर का, और मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं ना, इसका मतलब जो पृथ्वी का परिक्रमण गति है वो सूर्य के चारों तरफ करने वाली गति है। तो परिक्रमण क्लियर हो गया, तो परिभ्रमण हो गया अपने अक्ष पे। तो पृथ्वी के पास दो तरह का गति है, एक अपने अक्ष पे ही घूमती है, इसको कहते हैं परिभ्रमण, क्या कहते हैं, परिभ्रमण। ठीक है, और दूसरा सूर्य के चारों तरफ चल चल के ऐसे करके घूमती है, इसको कहते हैं परिक्रमण। तो सूर्य के परिभ्रमण गति के कारण इसी को हम दूसरे भाषा में बोल देंगे घूर्णन। क्या बोल देंगे, घूर्णन। ये घूम रहे हैं अपने जगह पे, इसी कहेंगे घूर्णन। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण एक बल का उत्पत्ति होता है जिसको कहते हैं कोरियोलिस बल। क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल। तो अगर पूछा जाए कोरियोलिस बल के पीछे कौन जिम्मेवार है, पृथ्वी की घूर्णन गति। कौन जिम्मेवार है, पृथ्वी की घूर्णन गति। इसी के वजह से पृथ्वी के ऊपर वाले सतह पे तुम जानते हो पानी फैला हुआ है पूरी तरीके से। ठीक है, और इसी सतह के ऊपर ही हवाएं चल रही है। तो हवाओं को, हवा जैसे ये चल रही थी, हवाओं को दिशा मोड़ देती है, मोड़ देता है। कौन मोड़ देता है, कोरियोलिस बल। कौन मोड़ देता है, कोरियोलिस बल। हवा इधर से इधर को चल रही है, समझना कौन सा डायरेक्शन है, कहाँ कौन हवा चलती है वो बाद में बताएंगे। यहाँ का वायुदाब उच्च है, वहां का वायुदाब निम्न है, इसका मतलब हवा यहाँ से यहाँ चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। लेकिन होता क्या है, इस तरह से चलती नहीं है। हवा चल रही थी उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, मुड़ने लगती है। यही है दिशा में परिवर्तन। ठीक है, इसका दिशा क्या था, एकदम सीधी गति में। तब हम लोग ये चैप्टर ही नहीं पढ़ते, सीधा पढ़ देते उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, लेकिन ऐसा है नहीं। हवाएं जो है वो घूम जाती है। ठीक है, और यही दिशा में परिवर्तन का वजह कौन है, कोरियोलिस बल। कौन है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति किसके वजह से हो रही है, पृथ्वी के घूर्णन गति के वजह से या परिभ्रमण गति के वजह से। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, इसका प्रभाव अगर पूछा जाए, कोरियोलिस बल का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है और न्यूनतम कहाँ होता है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना। अगर हम लोग विषुवत रेखा पर बात करेंगे, वहां कोरियोलिस बल का प्रभाव बिल्कुल हमको समझ में मतलब देखने को नहीं मिलता है। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य नजर आता है, लेकिन ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव काफी अधिक नजर आता है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कोरियोलिस बल का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है, तो बोलोगे ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर। और अगर पूछा जाए शून्य कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर। ये याद रखोगे। ठीक है, विषुवत। ठीक है, विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर। तो दोनों चीज याद हो गया। हवाओं के या पवनों के दिशा में परिवर्तन किसके वजह से हो रहा है, कोरियोलिस बल की वजह से। अन्य कई फैक्टर भी हैं जो कि इसके दिशा को डिसाइड करता है, पर सारे फैक्टर का योगदान उतना नहीं है जितना कोरियोलिस बल का है। मुख्य कारक अगर पूछा जाए क्या बोलोगे, कोरियोलिस बल। और इस कोरियोलिस बल का प्रभाव अगर तुमसे पूछा जाए सर्वाधिक कहां महसूस होगा, ध्रुवों पर, और न्यूनतम कहां महसूस होगा, विषुवत रेखा पर, लगभग शून्य। इसलिए तुम देखा विषुवत रेखा पर हवाएं जो है वो लगभग क्या होती है, ऊपर उड़ जाती है, और इस वजह से हमको दिशा देखने को ही नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखना कोरियोलिस बल का प्रभाव यहाँ न्यूनतम होता है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि कोरियोलिस बल एवं दाब प्रवणता के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, अगर दाब प्रवणता इधर लग रहा है, ठीक है, यानी इस गति इस दिशा में हम दाब प्रवणता को माप रहे हैं, तो हमको कोरियोलिस बल हमेशा किधर दिखेगा, उसके 90 डिग्री पर। किधर दिखेगा, 90 डिग्री। ये भी याद रखने वाला चीज है कि दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसको भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण चीज है जहां से तुमको समझना और पूरा टॉपिक डिपेंड करता है, वो है कोरियोलिस बल के प्रभाव में पवनों की दिशा में परिवर्तन। अब कोरियोलिस बल तो रिस्पॉन्सिबल हो गया, पर पहली बार किसने इस बल के वजह से जो पवन है उसके दिशा में परिवर्तन महसूस किया और उसको स्टडी किया, तो वो कौन थे, वो थे फेरल। कौन थे, यहाँ से दो तीन शब्द जो आ रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछा जाए वो पहला आदमी कौन था जिसने ये स्टडी किया कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो है अलग दिशा में मुड़ रही है और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जो है वो अलग दिशा में मुड़ रही है, और इस मुड़ने के वजह मुड़ने के पीछे जो बल है वो कौन सा है, कोरियोलिस बल। इस पूरे चीजों का अध्ययन किसने किया, तो फेरल ने। किसने किया, फेरल ने। और इसीलिए फेरल ने एक नियम दे दिया। ऑब्वियस है, हम किसी चीज का अध्ययन करेंगे तो हम बोल देंगे देखो हम ये बता रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में इधर मुड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में इधर मुड़ेगी,
मानना है तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो। उसके बाद जब तुम जाके देखोगे, हाँ बोलोगे ये तो सर बताए थे यही होगा, तो धीरे धीरे तुम बोलोगे ये सर का नियम है। क्या बोलोगे? सर का नियम। वैसे ही फेरल महोदय ने सबसे पहले यह साबित किया कि उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ पवने मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ पवने मुड़ती है। ये जलधारा में भी तुम लोगों को बता रखे हैं। क्या याद है सबको? क्या भूल गया? उत्तरी गोलार्ध में किस ओर, दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर? अब देखो, हमको पता है कि बहुत बच्चा इसमें भूल गया होगा। वहीं जहां जहां तुम भूलोगे वहां हमको याद करना, कुछ ना कुछ हम जरूर बताए होंगे। जब भूल जाओ तो वहां स्थिर खड़ा होकर थोड़ा सा सोचना। हम बोले थे कि उत्तरी गोलार्ध बाएं या दाएं में ही मुड़ेगा कहीं ना कहीं, या तो बाएं या तुमको यहाँ चलना है, ये स्ट्रेट चल रहे हो, तुम क्या ही कर सकते हो? क्या गुलाटी मार दोगे? है ना, मारोगे जी। बोला मुड़ जाए, वो देखो मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया, या तो तुम अपने दाएं मुड़ जाओगे या अपने बाएं मुड़ जाओगे। क्या और कोई दूसरा रास्ता है मुड़ने का? नहीं है। इसका मतलब पवने जब पवनों का जो दिशा है वो तो पहले से तय था ये सीधा, लेकिन अब धीरे धीरे या तो ये इधर मुड़ेगी या फिर इधर। इसमें से हमको तय करना है उत्तरी गोलार्ध में किधर और दक्षिणी गोलार्ध में किधर। बोले थे दो दो साथ में नहीं होगा, यानी दक्षिणी में दाएं नहीं होगा। तो दक्षिणी में अगर दाएं नहीं होगा तो किसमें हो जाएगा? उत्तरी में। और दक्षिणी में क्या हो जाएगा? बाएं। अब सोचो, क्या इसको समझ के कितना बच्चा याद रख पाएगा? अगर ये हम बोले कि तुम समझ के याद रखना, जब तक समझाएंगे तब तक तो याद रहेगा, लेकिन 2 महीना के बाद अगर बोलेंगे, वहां हर बच्चा का स्थिति वही होता है कि किधर मुड़ रहा था, दक्षिणी में दाएं मुड़ रहा था, बाएं मुड़ रहा था। समझ में इतना ही आता है कि मुड़ रहा था। इसके आगे क्या करना है? इसके आगे तो याद ही रखना पड़ेगा ना जी। कि बोल रहे हैं उत्तर से दक्षिण मुड़ना है तुमको, अब तुम भूल गया किधर मुड़ना है, तो इसमें कौन सा लॉजिक काम आएगा? वही जो उसमें मैं टिका के रखा था कि हमको किधर मुड़ना है भाई, तो एक मंदिर आएगा, मंदिर के पीछे से मुड़ जाना है, उत्तर दक्षिण अपने आप डिसाइड हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है। क्या जो भूल गया था उसको रिकॉल कर पाया? और जो नहीं पढ़ा था वो सीख लो आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गड़बड़ होता है। अगर तुमसे पूछ ले, चाहे वो पवन हो चाहे वो जलधारा हो, पूछ ले तुमसे, बताओ उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ेगी, दक्षिण की तरफ, सॉरी अपने दाएं तरफ या अपने बाएं तरफ? तो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में हमको कोई लॉजिक नहीं मिला है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में मिला है कि दक्षिणी का दाएं नहीं होगा, दक्षिणी का दाएं नहीं होगा, तो दक्षिणी में क्या होगा? बाएं। तो उत्तरी में क्या हो जाएगा? दाएं। तो अब इस नियम के हिसाब से, यानी फेरल के नियम के हिसाब से, इसी को क्या कहते हैं? फेरल का नियम। क्या कहते हैं? फेरल का नियम। ठीक है, फेरल का नियम। ठीक है, फेरल का नियम। ठीक है, क्यों कहते हैं फेरल का नियम? समझ में आ गया? क्योंकि फेरल ने ही सबसे पहले समझाया, इसलिए क्या कह देते हैं? फेरल का नियम। तो 2 चीज अभी तक याद कर लिया कि किस बल के वजह से दिशा में परिवर्तन आता है? कोरियोलिस बल की वजह से। दिशा में परिवर्तन कौन से नियम की वजह से हो रहा है? तो फेरल का नियम। अब बच्चा यहाँ रटने लगता है कि ये कौन सा नियम है? कोई नियम नहीं है, फेरल इस बात को समझाया, इसलिए कह देते हैं फेरल का नियम। ठीक है, और अगर पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध में अपने किस ओर, बाएं ओर या दाएं ओर? दाएं ओर। ठीक है, अपने दाएं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर। याद रहेगा कि भूल जाओगे? भूल जाओगे, हमको पक्का पता है। तो भूल जाओगे तो हमको याद करना कि दक्षिणी दाएं नहीं है। ऐसा बहुत सारा केस है, ऐसा बहुत सारा जगह है जहां भूल जाओगे और ये सब काम आएगा। एक और होता है नवाड और कपाट। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में पढ़ाएंगे नवाड और कपाट। नहीं सुने हो कभी? सुने हो नहीं जी? नवाड बैंक सुनो है ना? हाँ, तो एक नवाड होता है। अब नहीं जाएंगे उस पर डिटेल, क्योंकि हमको अभी पवन पढ़ना है, बता देते हैं, सिर्फ याद आ गया तो काम आता है। सब कभी कभी एग्जाम में पूछते रहता है कि नवाड का मुख्यालय कहाँ है, कपाट का मुख्यालय कहाँ है। एक का मुख्यालय है नई दिल्ली और एक का मुख्यालय है मुंबई। एक का मुख्यालय है नई दिल्ली और एक का मुख्यालय है मुंबई। रट लोगे, जो नहीं बच्चा पढ़ा है उसको तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है वो रट लेगा। उसके बाद एग्जाम में पूछेगा कपाट का मुख्यालय कहाँ है, आप कंफ्यूज रहेगा, नई दिल्ली था मुंबई था। तो याद रखना नवाड का नई दिल्ली नहीं है। समझ में आया? नवाड का नई दिल्ली नहीं है, तो नवाड का कहाँ होगा? मुंबई। कपाट का कहाँ होगा? नई दिल्ली। ये कुछ कुछ चीज ऐसा है ना जो करते 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 अभ्यास हो जाएगा और फिर दिमाग में सेट हो जाएगा कहीं ना कहीं, और एग्जाम में बहुत काम आता है। वहां कोई काम नहीं देगा। अभी वो बोल दिया नवाड का मुख्यालय नई दिल्ली, सुना ना? क्यों? क्योंकि उसको याद किया हुआ, ऐसा नहीं किया हुआ, याद किया। अब यहाँ मिस करने लगा कि नई दिल्ली होगा कि मुंबई होगा। क्या अब क्लियरिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे देखो नवाड नई दिल्ली नहीं है तो कहाँ होगा? मुंबई। क्योंकि 2 ही शहर है जहां पे होने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि नाम में कंफ्यूजन है। नवाड और कपाट एक जैसा नाम लगता है, इसीलिए। तो कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली और नवाड का मुख्यालय मुंबई। वैसे यहाँ पे कि दाएं नहीं मुड़ेगा कि हाँ दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाएं और उत्तरी गोलार्ध में दाएं। ठीक है, चलो। अब है पवनों का प्रकार। दिशा समझ में आ गया।
अब है पवनों का प्रकार। दिशा पे भी काम करना बाकी है, ये पूरा ब्लैंक जो छोड़े हैं इस पर दिशा में ही तय होगा। पवनों का प्रकार पहले जान लो, पवन कितने प्रकार के हैं। तो सभी पवनों को अध्ययन करते हुए हम लोग पवनों को 3 कैटेगरी में बांटे। कितने कैटेगरी में? एक को बोले प्रचलित पवन, एक को बोले मौसमी पवन और एक को बोले स्थानीय पवन। इसका मतलब क्या हुआ? प्रचलित पवन जो है वो अस्थाई पवन है। क्या है ये? अस्थाई पवन। अस्थाई पवन बोले तो सालों भर एक जैसा एक ही दिशा में प्रवाहित होते रहती है, इसको क्या बोलते हैं? अस्थाई पवन। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, स्पीड बढ़ सकता है, स्पीड घट सकता है, लेकिन चलते रहेगी एक ही दिशा में सालों भर, इसीलिए इसको क्या कर दिए? अस्थाई। क्या कर दिए? अस्थाई। लेकिन मौसमी पवन जो है ये मौसम पे निर्मित होगा और मौसम पे फिर खत्म हो जाएगा, कभी बहुत तेज हो जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ का मौसमी पवन है मानसून। कौन सा है? मानसून। तुम देखे हो कि 2-3 महीना के लिए ये बहुत तेज आती है और 2-3 महीना बहुत तेज वापस चली जाती है और फिर शांत हो जाती है, यही तो होता है। जून के महीने में लगभग मानसून का आगमन होता है हमारे यहाँ भारत में। अगर पूछा जाए कि भारत में जून मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में। जून के प्रथम सप्ताह में भारत में सबसे पहले कहां प्रवेश करती है? केरल में। ये सब अभी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। मानसून वहां एक टॉपिक ही है, तो मानसून वहां पढ़ाएंगे। भारत का मौसम जलवायु जो है वह मानसून पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे, यहाँ तो सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। तो ये क्या है? जून में प्रवेश की और सितंबर तक ये रहती है, सितंबर तक ये ऐसे चलती है, मतलब भारत में घुसते घुसते चली जाती है और सितंबर के बाद इसकी बहुत कमजोर हो जाती है। अब ये टकरा के फिर क्या होती है? वापस आने लगती है और ये वापस आती है लगभग दिसंबर तक। कब तक आती है? दिसंबर तक। तो ये जो जनवरी से लेकर अगले मई तक का जो समय हुआ, जनवरी फरवरी से लेकर मई तक, इसमें हमको मौसमी पवनों का असर उतना देखने को नहीं मिलता है। अब इसीलिए हम लोग कहते हैं ये मौसमी पवन है, मौसम पर आधारित है। ठीक है, तो याद रखोगे मौसमी पवन सबसे प्रबल कौन सा है? मानसूनी पवन। इसके बाद एक हम लोग और पढ़ते हैं इसमें समीर। क्या पढ़ते हैं? समीर। स्थलीय समीर और समुद्री समीर। स्थल से जो पानी की तरफ बहेगा, हवाएं जो चलेगी उसको कहेंगे स्थलीय समीर, और जो पानी से यानी समुद्र से स्थल की तरफ उसको बोलेंगे समुद्री समीर। आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके बाद है स्थानीय पवन। देखा गया कुछ क्षेत्र में क्षेत्रीय रूप से कुछ हवाएं चलती है, कुछ गर्म हवाएं, कुछ ठंडी हवाएं, इसी को कहते हैं स्थानीय पवन। क्या कहते हैं? अच्छा, लग रहा होगा स्थानीय पवन सुने हैं कभी? क्या चिनुक हवा सुना होगा? सुने हो ना? विली विली सुना होगा? नहीं सुने हो तो इसी चैप्टर में सब सुनाएंगे। ठीक है, ये सब तुमको रटना है। जैसे लू, ये तो सब सुना होगा। लू, लू सुने हो ना? हाँ, ये ठंडे समय में देखने को मिलता है? नहीं, गर्मी में। अच्छा अच्छा, हमको लगा ठंडी में। तो हमारे यहाँ एक हमारा लोकल हवा है जिसका नाम है लू। क्या है? लू, जो कि बहुत गर्म हवा है और ये सामान्यतः उत्तरी भारत में हमको देखने को मिलता है। उत्तरी भारत में बोलोगे कहां से कहां के बीच में समानता आती है? तो राजस्थान से लेकर बिहार तक, राजस्थान से लेकर बिहार तक। इसलिए हम लोग ये शब्दावली से वाकिफ हैं। तो काफी सारे इस लिस्ट में तुमको लगभग 15-16 के आसपास नाम याद करना पड़ेगा। ये फलाना हवा कहाँ चलती है, ये कहाँ चल रही है, ये कहाँ चलती है। लू अभी बताए, बोलोगे भारत में। कहाँ? भारत में। भारत में कहाँ? उत्तर भारत में। ठीक है, चलो, तो ये हो गया स्थानीय पवन। क्या ये तीनों प्रकार समझ में आ गया? प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। अब एग्जाम में क्या हमसे ज्यादातर पूछा जाता है? प्रचलित पवनें कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। बाकी और किसी का प्रकार वगैरह नहीं पूछेगा। तो प्रचलित पवन 3 प्रकार, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, यही होगा। कौन कौन? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। नाम कभी ना कभी हर कोई सुना होगा, नहीं कुछ तो कम से कम व्यापारिक पवन का तो नाम सुना ही होगा, पछुआ पवन का नाम सुना ही होगा। हाँ, ध्रुवीय पवन का हो सकता है जो नहीं पढ़ाई की हो वो नहीं सुना होगा। अब नाम से क्लियर लग रहा होगा कि जो ध्रुव वाले क्षेत्र में है वो तो ध्रुवीय पवन है, ध्रुव वाले क्षेत्र में ध्रुवीय पवन। अब इस ऑर्डर में जिसको याद है तो ध्रुवीय पवन ध्रुव वाले क्षेत्र में, उसके बीच में आ जाएगा पछुआ पवन और सबसे नीचे आ जाएगा व्यापारिक पवन। मतलब भूमध्य रेखा के पास जो हवाएं बह रही है वो है व्यापारिक पवन। कौन है? व्यापारिक पवन। और जो मध्य अक्षांशों में बह रही है वो है पछुआ पवन, और जो उच्च क्या बोलते हो ध्रुवीय स्थानों में बह रही है वो है ध्रुवीय पवन। अब इस तरह के सवाल तुमसे पूछ ले जाएंगे, एग्जैक्ट कुछ नहीं देगा, बोलेगा भूमध्य क्या बोलते हो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द बहने वाली हवाओं को क्या कहेंगे? इस तीनों का नाम दे देगा, बोलोगे व्यापारिक पवन। मध्य अक्षांशों में बहने वाली, अक्षांश नाम नहीं दिया, किस अक्षांश के बीच से किस अक्षांश, वो सब कुछ नहीं, एक एकदम फ्लैट क्वेश्चन। मध्य अक्षांशों में बहने वाली बोलोगे पछुआ, या बोल देगा तुमसे मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली, ये भी पछुआ हो जाएगा क्योंकि महाद्वीप के वो क्या आ जाएगा? मध्य में आ जाएगा। अगर पूछ लिया ध्रुवीय प्रदेशों में बहने वाली हवाएं, क्या हो जाएगी? ध्रुवीय पवन। ठीक है, क्या ये तीनों क्लियर हो गया? अब अगर ये 3 प्रकार की हवाएं, अब हम लोग स्थायी पवन पे आएंगे,
अगर ये 3 प्रकार की हवाएं है, इसका मतलब ये जरूर हुआ इसके दिशा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, तभी तो हम ऐसा नामकरण किए हैं। नहीं तब तो बोल देते उत्तर से दक्षिण एक ही हवाएं बह रही है, ऐसा तो हम नहीं बोल दिए। हम लोग अलग अलग नामकरण किए, इसका मतलब ये हुआ कि हवा का डायरेक्शन अलग अलग होगा। हवा का डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग। और हम लोग ये याद रख कर लिए हैं कि हवा, सबसे पहली 2 चीजों को याद रखना है, एक तो हवा का डायरेक्शन और दूसरा है हवा कहां से कहां बह रही है। तो हवा को बहने के लिए हमेशा एक जगह का वायुदाब क्या होना चाहिए? उच्च, और एक जगह का वायुदाब निम्न होना चाहिए। यानी इस 3 हवा को क्रिएट करने के लिए वायुदाब भी अलग अलग चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, वायुदाब अलग अलग चाहिए। और यही वायुदाब हम लोग कल बांट चुके थे। कितने भागों में पूरे पृथ्वी को बांटे थे? 7 वायुदाब पेटी में बांटे थे, जिसमें ये वाला वायुदाब जो पेटी है इसी को बोलते हैं कौन सा? क्या बोलते हैं? निम्न वायुदाब, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब जो कल नहीं किए हो, अब उसका तो हम जिम्मेवारी नहीं ले पाएंगे। इसको बोलते हैं क्या है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये 0 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री साउथ तक हुआ, बताए थे। बीच में 0 डिग्री इक्वेटर आ गया, ठीक है। इसके बाद 10 डिग्री ऊपर नहीं, वो तो डोल्ड्रम है। यहां से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इस बीच में जो वायुदाब का है वह वायुदाब निम्न है। क्या है? निम्न वायुदाब क्षेत्र है। और ये 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण, इसी निम्न वायुदाब के बीच में अति निम्न वायुदाब क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम। कई बार तुमसे ये भी पूछा जाता है कि डोल्ड्रम कैसा प्रदेश है, उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब? बोलोगे निम्न वायुदाब। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में आ गया ना डोल्ड्रम, ठीक है। तो वहां तो हवाएं एकदम शांत हो जाती है, ठीक है। लेकिन 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ, इसको बोलेंगे हम निम्न वायुदाब पेटी। और है कहां ये? भूमध्य रेखा पर, यानी विषुवत रेखा पर, इसलिए इसका नाम पड़ गया विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। चलो, दूसरा वाला जो हम लोग कल पढ़े थे वो था 30 से 35, याद है? 30 से 35, ये कैसा था? उच्च वायुदाब पेटी। कैसा था? उच्च वायुदाब पेटी। और बोले थे कि कल वाले चैप्टर में, कल हम चर्चा किए थे आज के बारे में, कि आज पूरा इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये है उच्च वायुदाब पेटी। उच्च वायुदाब कौन सा पेटी? उच्च वायुदाब उपोष्ण, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग 45 से लेकर 65 तक या 66 तक पढ़े थे। ये क्या था? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, याद है सबको? और 80 से लेकर 90 के बीच में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। दिक्कत किसी को नहीं। अब आते हैं दिशा पर, जहां से सबसे अधिक सवाल आता है और बच्चा सबसे अधिक गलती करता है। हम बात किए कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा बहेगी कि नहीं बहेगी? ये उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब। अब यहाँ ये उच्च वायुदाब और ये निम्न वायुदाब, यानी इसका डायरेक्शन ये होना था, होना था कि नहीं होना था? इसका डायरेक्शन ये होना था, किसी को तकलीफ नहीं। इसका डायरेक्शन ये होना था कि नहीं होना था? अब जो इधर डिसाइड करेंगे बाद में हम नीचे का डिसाइड कर लेंगे, पहले एक गोलार्ध पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अगर इस तीनों को हम समझ लेंगे तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे इधर, क्योंकि ऊपर अगर हम बाएं मुड़ रहे हैं तो नीचे कहां मुड़ेंगे? दाएं। तो वो हमारा क्लियरिटी हमको मिल जाएगा वहां पे। सिर्फ हमको एक गोलार्ध का अच्छे से समझना है। अब देख लिया कि ये जो हम अभी हवा का दिशा बना है ये सब सीधा सीधा है कि नहीं है? सीधा सीधा मतलब इसको बोलोगे ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये हवा का दिशा तय हो गया, यानी यही इसी दिशा में बहेगा, ये तो तय हो गया। लेकिन तुमको पता है कि इस तरह से हवाएं चलेगी नहीं। क्यों? कौन असर कर रहा है उस पर? कोरियोलिस बल। कौन असर कर रहा है? कोरियोलिस बल। और इस कोरियोलिस बल के वजह से हवाओं का दिशा क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। अब यहीं पे सारा कहानी, कविता यहीं पे तुमको समझना है कि हवाओं का दिशा जो परिवर्तित हो रहा है वो किधर, कहां, किस तरफ होगा। एक ही लॉजिक याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में बाएं की ओर, उत्तरी गोलार्ध में बाएं की ओर। बच्चा इसको रटता है, हम तो बोलेंगे रटने की आवश्यकता ही नहीं है। 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस कर लिया तुम आसानी से इसको दिमाग में मैप कर सकते हो। और नहीं मैप करवाओ, फटाफट एग्जाम में रफ इमेज बनाना, और ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। खाली बस ये 4 लाइन खींचोगे, उस पर हवा का दिशा तुम तय कर दोगे। मुश्किल से आधा मिनट लगेगा। अब उतना भी आसान नहीं है कि तुरंत तुम कर दिया, आधा मिनट तो लगेगा, लेकिन वो तब है जब तुम भूल जाओ। और हम, मेरे हिसाब से तो तुम दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हो अगर इसको अच्छे से समझ लिया। अब बताओ, ये हवाएं इधर से इधर चल रही है इस तरफ, तो इसका उत्तर किधर है? सॉरी, इसका बायां किधर है, दायां किधर है? ये तो सबको इतना सा पता होना चाहिए। अगर नहीं कोई डिसाइड कर पाते हो, तो हम बताते हैं कैसे डिसाइड करना है। अगर ये नहीं कर पाता, इसका मतलब रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन छूटता होगा दिशा वाला, जब बोलता है कि राम उत्तर की तरफ 20 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं ओर मुड़ गया है, अब किधर मुड़ाएंगे? ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ मेरे को सिर में पूरा दाएं ओर मोड़ दो।
ठीक है, समझ लेना वो कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा जिसको डायरेक्शन का इतना ज्ञान नहीं है। अगर नहीं कर पाते हो तो हम बताते हैं एक तरीका, अपने आप को उसके जगह पे खड़ा करना, बोलना रमेश चल रहा है 40 किलोमीटर, अब चल मत देना तुम सोचना हम 40 किलोमीटर चले हैं उत्तर की ओर, चल गए, अब जाके हम खड़े हैं, इधर मुड़ना है दाएं, मुड़ दिया इधर बढ़े, समझ में आया। और यही पेपर पे चल रहे हैं, रमेश यानी हम हैं, हम कहाँ चले हैं 40 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ आके खड़े हैं, अब बोला दाएं मुड़ा है, तो हम ही खड़े हैं तो मेरा दाएं तो ये तय है ना जी, हम ये खड़े हैं तो मेरा ये दाएं है, तो इधर मोड़ देना। ये हर जगह काम आएगा, रीजनिंग में तो बहुत काम आता है। ठीक वही चीज यहाँ, तुम ये खड़े हो, ये तुम्हारा क्या हो गया बायां और ये हो गया दायां, इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध है, अभी उत्तरी गोलार्ध, दायां मुड़ना है कि बायां मुड़ना है, उत्तरी गोलार्ध में बायां, उत्तरी गोलार्ध में बायां मुड़ना है जी, बाय मिस्टेक करोगे। चलो तो यहां किधर मुड़ेगी हवा, अपने दाएं ओर या बाएं ओर, दाएं ओर, ये है दाएं, इसका क्या हवा का डायरेक्शन बदला, अभी अभी नाम पढ़ाएंगे सबका, सब रटना पड़ेगा तुमको, लेकिन रटना नहीं है, ये अपने आप तय कर लोगे। यानी यहाँ जो हवाओं का दिशा तुम देख रहे हो, अब दिशा का ज्ञान होना थोड़ा जरूरी है। हम लोग पहले 4 दिशा मानते हैं, इसको हमेशा उत्तर मानते हैं, क्या मानते हैं उत्तर, क्या मानते हैं उत्तर। मैप देखने सबको आता है ना, मैप में हमेशा ऊपर उत्तर होता है, हमेशा उत्तर कहाँ होगा, ऊपर। कोई भी मैप बनाओ, कोई भी दुनिया का किसी भी मैप को पलट लो, ये मत सोचना कि मैप वाला जो लिखेगा वो होगा, मैप वाला का मर्जी वहां नहीं चलता है। इसलिए तुम जितना भी मैप देखोगे सब में वही नजर आएगा, ठीक है। तो अगर ये उत्तर हुआ तो ये दक्षिण, ये क्या हो गया पूरब, ठीक है ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, कोई दिक्कत। ये हुआ जब हम 4 दिशा में बांटेंगे। इसके बाद हम 8 दिशा में भी बांटते हैं, कितने दिशा में, 8 दिशा में। इसके बाद यहाँ पे हम फिर लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। क्या ये सबको पता है, इतना सा होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो वहां तो पता होना ही चाहिए। क्या अब अगर हम लोग हवा का दिशा तय करना चाहें, तुम्ही लोग को नामकरण करना पड़ेगा, इस हवा का दिशा क्या बोलोगे बताओ। अभी जो यहाँ डायरेक्शन हम लिखे हैं, इसका दिशा क्या बोलोगे, अगर हम दिशा पूछें तुमसे, दिशा क्या होगा, हाँ दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है, ये ना बोल रहे हो, तय कर लियो ना, पक्का 100% सही है। यानी अगर इधर जाती तो बोलते दक्षिण की ओर जा रही है, अगर ऊपर जाती तो बोलते उत्तर की ओर, इधर जाती तो पश्चिम की ओर, इधर जाती तो पूर्व की ओर। लेकिन तुम देखा ये तिरछा भाग रहा है, इसका मतलब ये दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। पर हमेशा नाम में, नामकरण देने में उसका योगदान होता है जो दे रहा है। इसको बहुत अच्छे से जलधारा में ये बताए होंगे, ठीक है। जो दे रहा है उसका नाम होगा। जैसे मान लो हम तुमको 1 लाख रुपए दिए और यहाँ पोस्टर लगेगा, तुम्हारे नाम से लगेगा कि मेरे नाम से लगेगा, मेरे नाम से लगेगा ना जी। ऐसे ही जो देने वाला है उसका नाम हमेशा ऊपर होता है ना। तो यहाँ दे कौन रहा है, मतलब ले तो रहा है दक्षिण पश्चिम, और दे कौन रहा है उत्तर पूर्व। नामकरण में किसका नाम भारी होना चाहिए, उत्तर पूर्व का या दक्षिण पश्चिम का। हम जो बोलना चाह रहे हैं इसको समझा, हवाएं जो है वो 2 दिशा में, एक दिशा से आ रही है और एक दिशा में जा रही है, हमेशा याद रखना, एक दिशा से आ रही है और एक दिशा से जा रही है। जो इसको नहीं समझ पाओगे आगे चल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब इसमें 2 डायरेक्शन है, या तो इसको बोल देगा कि दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ रही है, या बोलोगे उत्तर पूर्व से आ रही है, ठीक है। लेकिन इसका नाम में एक ही नाम आएगा, या तो इसको उत्तर पूर्वी पवन बोलेंगे या दक्षिण पश्चिम पवन बोलेंगे। जैसे बोले थे हम तुमको दिए हैं और तुम लिए हो, पोस्टर पे किसी एक ही का नाम जाएगा, या तो बोलेगा कि रहीम को पैसा मिला है या सुरेश पैसा दिया है, इसमें से किसका नाम होना चाहिए। तो जो दिया है ये पहले तय कर लो। वैसे ही जहां से बह रही है उसका नाम दिशा में आएगा। अगर तुमसे पूछा जाए ये कौन सी पवन है, पूर्वी पवन है पश्चिमी पवन है, बोलोगे पूर्वी पवन है। क्यों, उत्तर पूर्व से आ रही है। कहां से आ रही है, उत्तर पूर्व से। अब यही सवाल एग्जाम में पूछ लेता है कि ध्रुवीय प्रदेश में कौन सी पवन बहेगी। अब तुम्हारा ऑप्शन देते हैं, उत्तर पूर्वी पवन, दक्षिण पश्चिम पवन, उसके बाद दे देगा दक्षिणी पवन और उत्तरी पवन। अब 90% बच्चा जो पढ़ा भी है वो एग्जाम में भूल जाता है क्योंकि वो रट के रखा है। अब यहाँ क्या नाम आएगा बताओ, ध्रुवीय प्रदेश में कौन सा पवन बह रहा है, उत्तर पूर्वी। क्योंकि अब जैसे पढ़ने के बाद 2 में कन्फ्यूजन होगा, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम नाम में आएगा कि उत्तर पूर्वी नाम में आएगा, उत्तर पूर्वी। ये कितना बच्चा नहीं समझ पाया, हम फिर से समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। फाउंडेशन में तुम जब तक समझ ना लो तब तक हम कोशिश करते हैं तुमको समझाने का। ये क्रैश कोर्स नहीं है जो 2 मिनट में खत्म कर देंगे, तुमको समझ के ही आगे बढ़ना है। क्या ये बात सबको समझ में आया, फिर से हम रिपीट करते हैं कैसे इसको समझना है।
हम बताए थे 4 दिशा पहले हम लोग तय किए, उसके बाद उसको 8 दिशा में बांटे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब अगर हवाएं इस तरफ से इस तरफ बहती तो क्या बोल देते हैं इसको, उत्तरी हवा या दक्षिणी हवा? उत्तरी हवा की दक्षिणी हवा? एक ही चीज दिमाग में रखना है कि जो देने वाला है उसका नाम ऊपर रहेगा और वही नाम लिस्ट में सबसे ऊपर जाएगा। ये देने वाला यहाँ नॉर्थ है कि साउथ है? देने वाला नॉर्थ है, लेने वाला साउथ है, इसलिए इसको कहेंगे उत्तरी पवन। क्या कहेंगे? उत्तरी पवन। पर जानते हो सीधा सीधा यहाँ कुछ होगा नहीं, जो होगा सब टेढ़ा में होगा। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस बल काम कर रहा है, उसको मोड़ रहा है। अब ये मुड़ गया इधर, अब ये वाला जो है ये मुड़ गया इधर, मुड़ा ना? तो अब ये जब इधर मुड़ गया यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही तो आ गया, यही मैप बना कि नहीं बना? और यहाँ बनना था इसको, ये साउथ है और ये वेस्ट है, इधर क्या बन जाएगा? साउथ वेस्ट। तो इस पवन की दिशा क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट। और इसके नाम में क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट पवन, यानी उत्तर पूर्वी पवन। क्या बोल देंगे? उत्तर पूर्वी पवन। और इसीलिए तुमसे सवाल पूछा जाता है कि ध्रुवीय प्रदेश में कौन सी पवन बहती है, बोलोगे उत्तर पूर्वी पवन। पूरा डायरेक्शन अगर पूछेगा तो बोलोगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अब दूसरा वाला आते हैं, ये जो है ये नीचे से ऊपर जा रहा है लेकिन मुड़ेगा उसी डायरेक्शन में जिसमें तय किए हैं। उत्तरी गोलार्ध में हमेशा किधर मुड़ना है उसको? बाएं या दाएं? दाएं। उत्तरी गोलार्ध में दाएं। इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये क्या होगा? इधर। अब बताओ ये कौन सा नाम आप पड़ेगा, इसको कौन सा नाम मिलेगा? साउथ वेस्ट या उत्तर पूर्व? साउथ वेस्ट। तय हो गया। यानी पछुआ पवन हमेशा साउथ वेस्ट पवन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साउथ वेस्ट। और दक्षिण पश्चिम दिशा से बह रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा पछुआ पवन। देखो बच्चा मार कहाँ खाता है और गलती कहाँ होता है, ये जितना आसानी समझा रहे हैं ना, इतना आसानी समझ में ये चीज नहीं आता है। नाम में है पछुआ पवन, नाम में क्या है? पछुआ पवन। लोग सोचता है पश्चिम दिशा में बहेगा, यही सब सोच रहा है। किस दिशा में बहेगा? पश्चिम दिशा। पर मेरा अगर कॉन्सेप्ट तुम समझ लोगे और क्लियरिटी मिल जाएगा, बोलोगे पछुआ पवन मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगा। पश्चिम से किधर बहेगा? पूर्व की ओर। क्या ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है कि नहीं बह रहा है? तब आंसर सही करोगे, नहीं तो पूरा मैप को गलत करके रख दोगे। इसलिए रटना पटना नहीं है, इसको समझ लेना है कि सबसे पहले ये डिसाइड करना है। हम देख रहे हो हम कैसे बना रहे हैं, इसी तरह प्रैक्टिस रूम पे एक बार करना है तुमको कि सबसे पहले हम सीधा सीधा चलाए, कहां से कहां चलेगा। अगर सीधा वाला याद हो गया, खाली दिशा ही तो मुड़ना है, हमको रटना नहीं है, दिशा मुड़ना है। अब उच्च वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी तुम्हारा क्लियर है। ये वाला पेटी कैसा है? उच्च या लो है? कैसा है? ये हाई है। ये है हाई प्रेशर। ठीक है। ये वाला क्या है? निम्न यानी लो प्रेशर। ये वाला क्या है? हाई प्रेशर। ये क्या है? हाई प्रेशर। और ये फिर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। यानी हमेशा हवाएं तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब भी बहेगी, यानी हाई टू लो, हाई टू लो और हाई टू लो। ये तो डायरेक्शन एकदम क्लियर है। मुड़ किधर रही है? इस वाले में उत्तरी गोलार्ध में है तो दाएं मोड़ेंगे तो दाएं मोड़ दिए, इसमें भी दाएं मोड़ेंगे तो दाएं मोड़ दिए, इसको भी किधर मोड़ेंगे? इसको भी दाएं मोड़ेंगे। तो ये भी कहां हो जाएगा? ये कहां हो जाएगा? ये दिख रहा है। यानी तीनों पैटर्न पे एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में हवाएं बह रही है। बह एक नहीं बह रही है? यहाँ वाला इधर से, ये वाला इधर से, ये वाला इधर से। क्या ये डायरेक्शन समझ में आया? नाम लिखो फिर से, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी पवन। अब तो दिमाग में चल रहा है, डायरेक्शन इधर से एरो है उधर, ये क्या है? उत्तर पूर्वी पवन। दिशा क्या? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये क्या है? दक्षिण पश्चिमी पवन, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये क्या है? उत्तर पूर्वी पवन, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्लियर हो गया? इसमें यही तुमसे सवाल पूछेगा कि बताओ उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन किधर को बहती है? उत्तरी पवन में, अच्छा नाम नहीं बताया कहां कौन सा पवन है। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है ध्रुवीय पवन। क्या नाम है? ध्रुवीय पवन। इस क्षेत्र में यानी 80 से 60 के बीच में जो बह रही है इसको कहेंगे ध्रुवीय पवन। क्या कहेंगे? ध्रुवीय पवन। उसके बाद 60 से नीचे लेकर अगर 35 तक तुमसे पूछा जाए तो बोलोगे पछुआ पवन। क्या बोलोगे? पछुआ पवन। और 30 से लेकर 10 तक जो बोलोगे उसको बोलोगे व्यापारिक पवन। क्या बोलोगे? व्यापारिक पवन। ये तो नाम पहले तय करवा दिए। तो व्यापारिक पवन जो है ये इक्वेटर वाले क्षेत्र में, मध्य अक्षांशों में पछुआ पवन और ध्रुवीय प्रदेश में ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय प्रदेश में कहां से कहां तक? तो 80 था उच्च वायुदाब क्षेत्र, तो 80 से लेकर कहां तक आएगा? 66 तक। 60 भी बोलोगे तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़ने के लिए कुछ चीजें पढ़ते हैं, फिर दिमाग में एक मोटा मोटी याद रखते हैं, काम चल जाता है। एग्जाम में भी वही होगा। 60 नहीं दिया तो 64 दे देगा तो गलत कर दोगे क्या? 66 दे दोगे गलत कर देगा। 66.5 ही देना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं देता है, कुछ मोटा मोटी उस जगह देता है, क्योंकि एग्जैक्ट को लाइन तय थोड़ी ना किया है। जैसे यहाँ 45 बोले तो इसको 40 अगर लिख देगा, 40 के 60 के बीच में हवाएं कौन सी भरी है, क्या गलत हो जाएगा आंसर? नहीं, वही होगा जो भी पढ़ रहे हो। उतना ज्यादा बारीक में नहीं होता, ये सब मोटा मोटी हम लोग मान के चलते हैं। 66 क्यों लेते हैं बार बार 66 या 66.5?
क्योंकि यहाँ से आर्टिक वृत्त शुरू होता है, यहाँ से क्या होता है, आर्टिक वृत्त शुरू, इसलिए हम लोग ये लेते हैं और जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो 80 से या ध्रुव से लेकर 60 डिग्री या 66 डिग्री तक कौन सा, ध्रुवीय पवन। उसके बाद 45 डिग्री से लेकर कहां तक, 35 डिग्री तक कौन सा, पछुआ पवन। और 30 डिग्री से लेकर 10 के बीच में कौन सा, व्यापारिक पवन। सेम वही चीज नीचे भी रिपीट करेंगे। ठीक है, और अगर पूछा जाए ध्रुव से कहां बहेगी, ध्रुव से बोलोगे मतलब ध्रुव से उपध्रुवीय क्षेत्र की तरफ, और यहां बोलोगे जो उपोष्ण वाला क्षेत्र था यहां से लेकर उपध्रुवीय, यही वाला तो दो डायरेक्शन है, देख रहे हो, इधर वाला और इधर वाला दोनों एक तरफ बहती है, और यहाँ वाला कहाँ, इक्वेटर की तरफ। तो सबसे पहले हमको ये दिशा तय करना है, ये दिशा जब तय कर लेंगे उसके बाद ये डायरेक्शन होना है। अब जिसको जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ नीचे ही क्यों बहेगी, उसका क्लास कल हुआ था, फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब रहती है। इस पूरे गोलार्ध को हम लोग कल बांट चुके थे 7 वायुदाब पेटी में। कितने वायुदाब पेटी में, जिसमें से बीच में आया निम्न वायुदाब, इसके ऊपर आया उच्च वायुदाब, फिर आया निम्न वायुदाब, फिर आया उच्च वायुदाब। अगर किसी को याद नहीं है, क्लास नहीं की हो, नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, बस अल्टरनेट चलते जाना। क्या करोगे, अल्टरनेट चलते जाओगे। और स्टार्ट कहां से करोगे, ध्रुव से। कहां से करोगे, ध्रुव से, या नहीं तो भूमध्य रेखा से, जहां से करना है। तो ध्रुव से भी स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्रुव पे हवाएं बहुत भारी है, हवाएं क्या है, बहुत भारी, क्योंकि हवाएं है ठंडी, हवाएं क्या है, ठंडी। और जब हवाएं ठंडी होकर भारी हो जाएगी तो वायुदाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो एक तो डिसाइड हो गया उच्च वायुदाब। तो अब टोटल कितना है, 7, टोटल कितना है, 7। तो उच्च के बाद क्या आएगा, निम्न, निम्न के बाद क्या आएगा, उच्च, उच्च के बाद फिर निम्न, निम्न के बाद फिर उच्च, और उसके बाद फिर निम्न, फिर उच्च। तो सातों को अल्टरनेट लिख देना, ये भी तय हो जाएगा। हम दोनों तरीका बता दिए, एक समझदारी जिसको है वो समझ लो, जिसको नहीं है वो रट लो। क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इस 7 वायुदाब के बीच में ही हवाओं को बहाना है। अब हवा बहाओ उच्च से निम्न, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न। सेम वही चीज नीचे भी कर लें, सेम यही चीज नीचे भी कर लेते हैं। तो यहां से यहां हवा बहेगी कि यहां से यहां बहेगी, इधर से ऊपर, देख लिया। उसके बाद यहां से यहां या यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां, यही हो गया। इसके बाद आप डायरेक्शन मोड़ो, डायरेक्शन मोड़ो। अब तुमको पता है किधर मुड़ना है, बाएं की दाएं, बाएं ओर, यानी ये वाला को किधर मुड़ेंगे, इधर, किधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे ना। इस वाले को किधर मुड़ेंगे, अब हम लोग ऐसे आ गए, अब किधर मुड़ेंगे, उधर, किधर मुड़ेंगे, इधर, ठीक है। इसको किधर मुड़ेंगे, वापस इधर मुड़ेंगे, ठीक है। अब बताओ इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ क्या क्या होगा। इसको क्या बोलोगे, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, तो नामकरण में क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट पवन, यानी दक्षिण पूर्वी पवन। क्या कहलाएगा ये, दक्षिण पूर्वी। इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम पवन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्वी पवन। क्लियर हो गया, यही तुमसे पूछेगा। अब याद क्या रखना है हमको, उत्तरी गोलार्ध का पूछा है, नाम तो यही होगा। यहाँ वाले को ध्रुवीय पवन, यहाँ वाले को पछुआ पवन, यहाँ वाले को व्यापारिक पवन। याद क्या रखना है, उत्तरी गोलार्ध का पूछ रहा है कि दक्षिण गोलार्ध का पूछ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा इस वाले का नामकरण करेंगे, दक्षिण गोलार्ध में पूछेगा तो इसका नामकरण करेंगे। इसको एक बार रूम पे जाके आज के आज ही सभी प्रैक्टिस करना, रफ कॉपी पर इसको बनाना, और वहां एक बार दिशा तय करना। जिसको नहीं समझ में आए कल फिर से हमसे पूछना, जब तक ये समझ नहीं लोगे तब तक यहाँ दिशा नहीं लिख पाओगे। इसको एक बार करके आना, फिर कल हम एक बार पूछेंगे, दिमाग से तुम लोग सोच सोच के बोलना आंसर क्या होगा। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेन चीज यहाँ पे दिशा ही है। रूम पे जाके सभी प्रैक्टिस करना, नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा, कल फिर से आके पूछना। हम तो है ना जी, कहीं नहीं भाग रहे, ठीक है, कल आके फिर से पूछना। अब इसमें एक दो चीज हमको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए क्या व्यापारिक पवनें वर्षा करवाती है, क्या व्यापारिक पवनें वर्षा करवाती है, तो याद रखोगे सामान्यतः व्यापारिक पवनें वर्षा नहीं करवाती है। अगर पूछा जाए क्यों, क्योंकि व्यापारिक पवनें कहां भरी है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कहां भरी है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में काफी गर्मी होता है, जिसके वजह से उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो एवापोरेट होकर क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। इस हवाओं में नमी की कमी होती है, इसमें नमी कम होता है। पर तुम जानते हो ये हवाएं शुष्क होने के बावजूद वर्षा को काफी अधिक करवाती है। बोलोगे अभी तो बोले वर्षा नहीं करवाती है, ये हवाएं वर्षा करवा नहीं सकती है, लेकिन जब व्यापारिक पवनें समुद्र के क्षेत्र से ऊपर से या पानी के ऊपर से गुजरती है तब ये अपने अंदर क्या अवशोषित कर लेती है, मॉइस्चर। और ये जाके कोई भी अगर महासागर वाले क्षेत्र से महाद्वीप के क्षेत्र में जाएगी, ये मैप जब खोलेंगे तो वहां भी समझा देंगे, इसके पूर्वी तरफ, किस तरफ,
पूर्वी तरफ व्यापारिक पवनें जो चल रही है इस तरफ से इस तरफ, और यहाँ देखोगे इस तरफ से इस तरफ, तो ये हमेशा बारिश करवाने के लिए या मैं पेड़ अभी देखोगे तो समझ में आएगा, इस तरफ से इधर सब आ रही है, तो ये समुद्र है, मान लो अटलांटिक महासागर का ही चर्चा करने से समझ में आ जाएगा, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया यूरोप, और ये हो गया अफ्रीका। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम व्यापारिक पवनों को चलाएं, ठीक है, व्यापारिक पवनों को चलाएं, ये पवन जो है इस क्षेत्र में बहेगी, बहेगी कि नहीं बहेगी? इस क्षेत्र में, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा कि नहीं होगा? अब इस क्षेत्र से जब ये चलेगी तो मान लो जो स्थलीय क्षेत्र से कहीं पे गुजरेगी तो स्थलीय क्षेत्र में तो वो ड्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। पर जब ये समुद्री क्षेत्र के ऊपर से गुजरेगी तो यहाँ से क्या ले लेगी? पानी। क्या ले लेगी? नमी। और ये नमी लेकर जाकर हर एक महादेश के ऊपर से गुजरते हुए पूर्वी क्षेत्रों में बारिश करवा देगी। क्या करवा देगी? पूर्वी क्षेत्रों में बारिश। लेकिन जैसे आगे बढ़ेगी तो ये वायु फिर क्या हो जाएगी? ड्राई। क्या हो जाएगी? ड्राई। इसलिए पश्चिमी क्षेत्र में बारिश नहीं करवा पाती है। और यही वजह है इस क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखोगे तो पश्चिमी साइड में डेजर्ट है। पश्चिमी साइड में क्या है? डेजर्ट। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो भी महाद्वीप है इसके सबके पश्चिम साइड में क्या है? डेजर्ट। और डेजर्ट के पीछे काफी सारे रीजन है। एक रीजन ये भी है कि जो व्यापारिक पवनें इस क्षेत्र में बह रही है वो पूर्वी क्षेत्र में तो बारिश करवा रही है, लेकिन पश्चिमी तरफ जाते जाते क्या हो जाती है? सूखी, और पश्चिमी क्षेत्र में बारिश नहीं करवा पाती है, जिसके वजह से वहां डेजर्ट बनने में एक और काम योगदान आ जाता है। तो अगर कभी तुमसे सवाल पूछा जाए व्यापारिक पवनें वर्षा बहुत अधिक करवाती है, कम करवाती है, तो बोलोगे कम करवाती है। लेकिन कहाँ करवाती है? तो बोलोगे पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ करवाती है? क्या व्यापारिक पवन के वजह से पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होती है, पश्चिमी महाद्वीपीय क्षेत्र में? बोलोगे नहीं। अगर होगी भी तो कहाँ होगी? पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद अगर तुमको जानना है कि इसका नाम व्यापारिक पवन क्यों रखे, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ जानकारी के लिए, क्यों इसका नाम पड़ा व्यापारिक पवन? व्यापार से ही व्यापारिक पवन पड़ा। क्या पड़ा? व्यापार से ही नाम पड़ा व्यापारिक पवन। क्यों पड़ा? क्योंकि जब व्यापारी लोग निकलता था इस पवन के सहारे वो लोग चलता था, और चलना उन लोगों का क्या हो जाता था? आसान। इस वजह से यूरोपीय व्यापारियों को ये काफी सारा मदद करता था चलने में, जहाज लेकर पानी में। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? व्यापारिक पवन। क्या नाम पड़ गया? व्यापारिक पवन। इसलिए याद रखोगे इसका नाम व्यापारिक पवन क्यों पड़ा? बोलोगे यूरोपीय व्यापारियों के मदद के कारण इसका नाम पड़ गया। क्या पड़ गया? व्यापारिक पवन, ठीक है। अब इस व्यापारिक पवन के रास्ते से व्यापारी गुजर रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा कंडीशन उसको मिलता था जहां एक खराब मौसम आता था। अभी चर्चा करेंगे उसका क्यों। तो याद रखोगे दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के मध्य, किसके मध्य? 30 से 35 डिग्री के मध्य के अक्षांशों को कहते हैं अश्व अक्षांश। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश, हॉर्स लेटिट्यूड। क्या कहते हैं इसको? अश्व अक्षांश या हॉर्स लेटिट्यूड। तो जब व्यापारी लोग यूरोप से अमेरिका की तरफ ये लोग चलता था तो दिशा तो यही रहेगा। तो जब 30 डिग्री के आसपास वो लोग आता था तो 30 डिग्री पे वो लोग को भूत मिलता था। क्या मिलता था? भूत पिचास। अब आज के डेट में तो ये नहीं बोल सकते, लेकिन उस समय में यही था। इसको लगता था कुछ तो ऐसा वजह है जो हमको यहाँ पे पानी में दबाता है। अगर मान लो तुम पानी के बीच में जा रहे हो और तुमको लगे कि हमको कोई पानी के अंदर धकेल रहा है, तो बोलोगे कोई जिन्न सवार हो गया या जिन्नात आ गया, यही ना बोलोगे जी। क्या ही बोल सकते हो। जैसे रोड पे तुम मान लो साइकिल पे एकदम पैडल मारे जा रहा है और साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्या बोलोगे ये बताओ? कौन सा ज्योग्राफी और कौन सा साइंस याद आएगा? उस समय में बोलोगे हम आज अपने आंख से जिनको देखे हैं, वो मेरा साइकिल पकड़ लिया था। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और बोलता भी है आदमी लोग, ठीक है, कि बिंडौआ उड़ा के लेके गया, उसमें कुछ थी, कुछ डाइन वो जोगिन क्या बोलते हैं सब, चुड़ैल चुड़ैल कुछ थी, उसके बीच में मत जाना, नहीं तो वो हाँ वही सब हैवान सब ये सब आ रहता है उसमें। बिंडौआ जानते हो किसको कहते हैं? बिंडौआ किसको कहते हैं? गोल गोल। अच्छा दादी लोग बोलती है उसके बीच में मत जाना, बोल दिया ना, भूत रहता है। क्योंकि वो उड़ाया भी है। देखो मेरे गांव में एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग अपने आंख से तो उड़ते हुए नहीं देख पाए, लेकिन जो उड़ा था वो ही अपने आंख से कहानी बताया, और कुछ लोग देखा भी था। वो पतला चितला आदमी, एकदम पतला, जो सोच सकता है उतना पतला था। अब गर्मी का समय, अभी वो क्या बोलते, गर्मी का समय नहीं, वो धान वाला जो करने का समय होता है, अब ये ना करते हैं, अभी करते हैं ना, हाँ ऐसे में आंधी तूफान पूरा आया था, ठीक है। अब वो धान वैसा कर रहा था, वो भी बीच बिहार खेत जहां बोलता है, बहुत जोर तूफान आया था, उसको वही बिंडौआ वाला उसको उड़ा के लेके 10-15 खेत जाके बाद जाके फेंक के गिरा दिया था। उधर से आया तो एक टांग टूटा हुआ है, किसी से घसी घटी के आया, बोला क्या हो, बोला हाँ हमारा बिंडौआ पटकी दल को।
अब यही सब आदमी को और ज्यादा प्रभावित करता है। उसमें इतना गति होता है, वो जो सर्कुलर मोशन करता है वही है साइक्लोन। क्या है वो? साइक्लोन। उसमें इतना गति होता है वो चक्री में, वो सामने वाले चीजों को खींच सकता है। तुम तो आदमी को उड़ाते हुए देखा, प्लस हम लोग तो पोलोथीन उड़ते हुए खाली देखे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें इतना पावर होता है कि वो घर को उखाड़ के लेके जाता है। साइक्लोन देखे कहाँ हो? जाके अगर देखना है कभी यूट्यूब पे निकाल के देखना, साइक्लोन पूरे घर को अपने अंदर समेट के उखाड़ के लेके चला आता है। वहां तो चुड़ैल वगैरह नहीं होगी, तो कोई बहुत बड़ा जी नहीं होगा, ठीक है, जो उखाड़ लिया। तो साइक्लोन का वो पावर है, वो उसमें जिन जिन्नात कुछ नहीं है। वही चीज जब ये लोग व्यापारी लोग गुजरता था 30 और 35 के बीच में, इतना दबाव महसूस करता था, लगता था कोई लोग को क्या कर रहा है, पानी में डुबा रहा है। अब ये लोग भगवान को, समुद्र भगवान को मतलब प्रार्थना करता था और बोलता था घोड़ा, क्योंकि लेके जाता था घोड़ा। ज्यादातर जो लोग व्यापार करता था क्या करता था, घोड़ा का व्यापारी, इसलिए नाम पड़ा हॉर्स एटीट्यूड। ये लोग क्या करता था पहले, अब जैसे लंबा दूरी है तो कुछ घोड़ा बीमार वगैरह हो जाता, उसको पानी में गिरा देता था, तो थोड़ा हल्का महसूस होता, मतलब वो चढ़ावा चढ़ा रहा है, जैसे आज दे रहा है बलि, ठीक है, ऐसे ही लोग चढ़ावा चढ़ाता था। अभी और भारी महसूस कर रहा है तो और ज्यादा गिरा देता था। और इस तरह करते करते ये लोग, समझना, ये आगे बढ़ रहा है, 35 से आगे बढ़ रहा है, 30 की तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे फेंकते जा रहा है, फेंकते जा रहा है, फेंकते जा रहा है। जैसे लगता था कि अब डूब जाएंगे, 2 ठोक और फेंक देता था, फिर लगता था डूब जाएंगे और फेंक देता था। और इस तरह करते 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 वो लोग कहां टप जाता था, लगभग 30 डिग्री के नीचे। और ये काफी लंबा जगह होता था, लगभग 500-550 किलोमीटर के आसपास होता था, तुरंत तो टप नहीं सकता था। इसलिए जब इस क्षेत्र से गुजरता था, इसके घोड़ों की संख्या आधे से भी क्या हो जाती थी, कम। इसको लगता था अगर इस रास्ते से गुजरना है तो घोड़ा दान करना ही पड़ेगा समुद्र देवता को, इसलिए इसका नाम दे दिया हॉर्स एटीट्यूड, अश्वक्षांग। ये अश्व को मांगता है, समझ में आया? जैसे बलि, काली माँ को बलि चढ़ाते हैं, चढ़ाते ना, काली माँ बलि मांग रही है, बलि देना पड़ेगा। कब मांगी है भाई? काली माँ बलि नहीं मांगी है, तुम अपने खाने के लिए दे देते हो। आज मटन खाने का इच्छा है, चलो काली माँ के नाम पे काट दो, ठीक है, काली माँ कभी नहीं मांगी है, तुम देते हो। वैसे ये लोग करता था कि घोड़ा मांग रहा है समुद्र देवता और घोड़ा देना पड़ेगा, इसलिए नाम क्या रख दिया, अश्वक्षांग। तो ये सब कहानी है, ये सब पे फिर आगे में तुमको नहीं पढ़ना है, बस समझना है कि 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, इस बीच में जो भी अक्षांश आएंगे उसको क्या कहते हैं? क्यों नाम पड़ा अश्वक्षांश? क्या ये समझ में आ गया कि अश्वक्षांश ही क्यों, एस अक्षांश क्यों नहीं, या एलिफेंट अक्षांश क्यों है, मतलब हाथी अक्षांश क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हाथी व्यापारी करता नहीं था, गधा कोई खरीदता नहीं था, घोड़ा ही बेचता था। यूरोपियन जैसे इस क्षेत्र में घोड़ा ही बेचने आता था, और घोड़ा के लिए बहुत प्रसिद्ध था वो लोग, ठीक है, इसीलिए घोड़ा के व्यापारियों को ये फील करना पड़ता था। क्या समझ में आ गया? तो तुमसे सवाल क्या एग्जाम में आता है, ये कहानी तो आएगा नहीं, सवाल आता है किन अक्षांशों को अक्षांश कहा जाता है? बोलोगे 30 से 35 डिग्री के मध्य, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? दोनों गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध? दोनों गोलार्ध, ठीक है, दोनों गोलार्धों में अक्षांश कहते हैं। और यहाँ पर वायुदाब क्या होता है? उच्च। तुम कभी पढ़ाए भी हैं 30 से 35 में कैसा है वायुदाब? उच्च वायुदाब, ठीक है। तो याद रखोगे 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ध्यान देना ये दोनों गोलार्ध में नहीं है, यहाँ पढ़ाए थे दोनों गोलार्ध, ये खाली दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? गरजता चालीसा। क्या बोलते हैं? गरजता, ठीक है, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। ये नामकरण कर दिया है इसलिए याद रखना, गरजता चालीसा। क्या नाम दिया गया है? गरजता चालीसा, ठीक है। उसके बाद 50 डिग्री वाला का क्या नाम है? प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा, ठीक है, प्रचंड पचासा, ठीक है। और चीखता साठा, क्या है? चीखता साठा, ठीक है, साठा, चीखता साठा। क्या है ये? बोलोगे पछुआ पवन। क्या है ये? पछुआ पवन। पछुआ पवन को 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश पर नामकरण किया गया है। क्या किया गया है? गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। क्यों किया गया? क्योंकि हवा का वो हमको आवाज सुनाई देता है, सोचो कितना गंभीर आवाज लगता होगा, ठीक है, कि गरजता हुआ नजर आता है कहाँ? 40 डिग्री। 50 पे प्रचंड पचासा और 60 पे चीखता साठा। तो सवाल तो हम लोग पकड़ ही लेंगे, ठीक है, कि गरजता को 40 पे, प्रचंड को 50 पे और चीखता को 60 पे। लेकिन सवाल यहाँ से क्या आएगा एग्जाम में? ऐसा नहीं मजाक के लिए पढ़ा रहे हैं, सवाल भी आता है, तुमसे पूछा जाएगा ये कहाँ मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या दोनों गोलार्ध में? बोलोगे दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी हवा है ये? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन या ध्रुवीय पवन? बोलोगे पछुआ पवन। क्यों? क्योंकि 40 से 60 तक बह रही है और 40 से 60 के बीच में कौन सा? पछुआ पवन, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा उधर ध्रुवीय पवन का कहानी है जो ऊपर से नीचे आती है, लेकिन ये जो है ये है सारा पछुआ पवन। कैसा पवन है? पछुआ पवन। अब है मौसमी पवन।
मौसमी पवन बताए थे, इसमें हमको एक मुख्य रूप से पढ़ना है कौन सा, मानसूनी। कौन सा पढ़ना है, मानसूनी। पर मानसून का टेंशन नहीं लेना है, अभी इंडियन ज्योग्राफी में मानसून को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ याद रखना है कि मानसून जो है, मानसूनी पवन, ये मूलतः कहाँ, हिंद महासागर एवं अरब सागर की तरफ चलती है, और इसके तरफ से जो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ हवाएं चलती है, इसी को कहते हैं मानसून पवन। और जैसे ही मेरा सीजन चेंज होगा, ये वापस भी चली जाती है इसी क्षेत्र में। ये है मानसूनी पवन। इसको डिटेल से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब भारत का मौसम पढ़ेंगे तब, ठीक है। दूसरा है समीर। इससे दो ही सवाल पूछे जाते हैं, समीर से दो ही सवाल पूछा जाएगा कि फलानमा किधर से किधर बहेगा, और दूसरा ये दिन में बहेगा कि रात में बहेगा। अब समझना ये समीर का निर्माण ही क्यों हुआ, इसके निर्माण के पीछे बेसिक फिजिक्स का साइंस है। क्या कहता है फिजिक्स जी, पानी जो है वह देर से गर्म होगी और देर से ठंडी होगी। जो स्थलीय क्षेत्र है, चट्टानी क्षेत्र है, ये जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। अब समझना हो क्या रहा है, दिन के समय में गर्मी दोनों पे बराबर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पानी वाले क्षेत्र पे और स्थलीय वाले क्षेत्र पे बराबर गर्मी है, बराबर धूप है दोनों तरफ। तो ठंडा इसमें कहाँ लगेगा, पानी वाले क्षेत्र में या स्थल वाले क्षेत्र में, या दोनों जगह मौसम बराबर रहेगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये मान लो ये वाला मान लेते हैं, ये है स्थल और ये है पानी, ठीक है। दोनों एक ही लेवल पे, सब चीज बराबर है। अब हम ये कह रहे हैं कि दिन अभी है, सुबह 8 बजा और अभी मान लो 12 बज चुका है। अभी हमको ठंडा महसूस कहाँ होगा, पानी में या स्थल पे, क्यों, जबकि समान गर्मी पड़ रहा है तो क्यों ठंडा महसूस होगा। हाँ, पानी पहले ठंडा है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता है। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अगर ये 5 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया है तो पानी अभी तक 1 डिग्री ही गर्म हुआ होगा। समझ में आया। पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म भी होगा। तो जब 8 बजे से गर्मी मिलना शुरू हुआ तो 12 बजे तक ये जितना गर्म होगा उससे कहीं गुना जमीन गर्म हो गया होगा। इसका मतलब जमीन के ऊपर का जो वातावरण है वो भी गर्म हो गया होगा। पानी के ऊपर वाला वातावरण अभी भी ठंडा होगा कि नहीं होगा। यहाँ का वातावरण गर्म होकर ऊपर उठने लगा होगा, हवा यहाँ का हो रहा होगा कि नहीं हो रहा। समझते जाना, खाली जमीन गर्म हुआ, जमीन के ऊपर का वातावरण गर्म हुआ और यहाँ का हवा कहाँ उठने लगा, ऊपर। पानी का वातावरण अभी भी ठंडा है कि नहीं है, तो यहाँ का हवा भारी है, यानी यहाँ का हवा है नीचे। तो जैसे ही यहाँ खाली हुआ, यहाँ का हवा इधर आने लगेगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर से हवा इधर बहने लगेगी नहीं बहने लगेगी। हाँ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। अब यही कहानी अगर हम रात में देखें, सेम चीज रात करते हैं, यही लेवल है, सेम चीज। अब मौसम हो गया ठंडा, 7 बज चुका है, 7 बजे से हम रात का स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग, और 10 बजा चुके हैं। 10 बजे अगर हम टेम्परेचर मापने जाएं तो अब यहाँ ठंडा लगेगा, क्या ठंडा लगेगा, जमीन वाला ठंडा हो गया होगा, लेकिन पानी में अभी भी गर्मी बरकरार होगा। यानी जमीन के ऊपर का वातावरण भी ठंडा हो गया होगा, पानी के ऊपर का वातावरण अभी भी गर्म होगा। तो कंपैरेटिवली जमीन का वातावरण का ऊपर का हवा जो है ये ठंडा होकर नीचे बैठ रहा होगा, और पानी के ऊपर का हवा जो है ये गर्म होकर ऊपर उठ रहा होगा। यानी अब पानी का जो समुद्र वाला क्षेत्र है, इसका हवा ऊपर जा रहा है और जमीन वाला हवा नीचे आ रहा है। अब जैसे ये खाली होगा तो जमीन से किधर जाने लगेगा, समुद्र की तरफ। और इसी को कहेंगे समुद्री समीर और स्थलीय समीर। दूसरे वाले को क्या कहेंगे, स्थलीय समीर, और पहले वाले को समुद्री समीर। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। वही कॉन्सेप्ट घूम फिर के आएगा कि एक जगह का वातावरण गर्म हो रहा है और एक जगह का वातावरण ठंडा है। अब देखो समुद्री समीर, कौन सा समीर, कि कब चलेगा समुद्री समीर, दिन के समय। अब रटोगे तो फिर भूल जाओगे, ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया ये याद रखना कि दिन के समय क्या होता है, समुद्र वाला क्षेत्र जो है ये ठंडा रह जाता है और जमीन वाला क्षेत्र गर्म हो गया। जैसे ही गर्म हुआ, हवा वहां की गर्म हुई, हवा ऊपर उड़ गया, तो ये समुद्र से किधर बहने लगेगा। अगर ये हम पिक्चर बनाए, ये पिक्चर बनाए, ठीक है, तो ये है समुद्र, तो समुद्र से किधर, जमीन की तरफ, इसलिए नाम क्या पड़ गया, समुद्री समीर। तो समुद्र से स्थल की ओर, दिन में या रात में, दिन में। रात में क्या हुआ, ये समुद्र है, ये जमीन है, तो रात में जमीन क्या हो गया, ठंडा, जमीन क्या हो गया, ठंडा, समुद्र क्या रहा, गर्म। तो जब ठंडा होगा तो यहाँ की हवाएं नीचे उतरने लगेगी और यहाँ का हवा ऊपर जाने लगेगा, जिसकी वजह से ऊपर से हवा नीचे की तरफ आएगी, यानी जमीन से समुद्र की तरफ। और इसी को क्या कहेंगे, स्थलीय समीर, क्योंकि नाम पे हमेशा किसका नाम होगा, जो देने वाला है। देखो नॉर्मल बच्चा ये सब गलती करता है, उसको लगता है कि जो समुद्र में जा रही है वो है समुद्री पवन, जो समुद्र जो स्थल की तरफ आ रहा है वो है स्थलीय पवन। कहाँ आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यही तुम डे टू डे लाइफ में भी गलती करते हो।
अगर तुम्हारी मम्मी बोली कि पछिया हवा चल रहा है तो तुम पछिया हवा देखने लगोगे, हाँ पश्चिम की तरफ हवा बह रहा होगा। पछिया हवा अगर चल रहा है तो पश्चिम से हवा चल रहा होगा, पूर्व की ओर जा रहा होगा। तुमको ये कॉन्सेप्ट लगाना है हमेशा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे स्थलिया मतलब स्थल से आ रहा होगा, तो स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है। अब इसमें दो और दिख रहा होगा, घाटी समीर और पर्वतीय समीर। एक्चुअल में समीर दो ही प्रकार का है, स्थलीय समीर और समुद्री समीर। समुद्री समीर दिन में, स्थलीय समीर रात में, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसी में थोड़ा सा जब हम पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, इसी का थोड़ा अलग वर्जन देखने को मिलेगा। यहाँ जो समुद्री समीर है वहां समुद्र तो है नहीं, वहां घाटी है। वहां क्या है? घाटी। तो सेम तरह का वातावरण यहाँ भी फील होगा। जो पहाड़ी क्षेत्र है वो गर्म जल्दी हो जाएगा, जो नीचे घाटी वाला क्षेत्र है वो गर्म लेट से होगा। अब जैसे ही रात में देखोगे पहाड़ी क्षेत्र जल्दी ठंडा हो जाएगा, मतलब जो ऊंचा वाला क्षेत्र है, जो गहरा वाला क्षेत्र है वो थोड़ा लेट से ठंडा होगा। समझ में आया? यानी दिन में गड्ढा वाला क्षेत्र लेट से गर्म होगा, ऊपर वाला क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाएगा। और रात में देखोगे तो नीचे वाला में गर्मी अभी भी बचा रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा। इस वजह से जैसे यहाँ हम लोग समुद्री समीर और स्थलीय समीर पढ़े, ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग घाटी समीर और पर्वतीय समीर पढ़ेंगे। तो घाटी समीर घाटी के तरफ जाएगी या घाटी से आएगी? अभी तुरंत बताए हैं, जो देने वाला है उसका नाम आएगा, ठीक है। अगर हम ये पहाड़ी क्षेत्र हम मान लो बनाए, तो घाटी समीर ऊपर की ओर जाएगी कि नीचे की ओर आएगी? ऊपर की ओर। ये है घाटी समीर। ये क्या है? घाटी समीर। घाटी समीर हमेशा घाटी से पर्वतों पर चढ़ेगी, घाटी से पर्वतों पर चढ़ेगी। क्यों चढ़ेगी? क्योंकि ये दिन में चढ़ेगी कि रात में? दिन में। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दिन के समय में घाटी क्या होगी? ठंडी रह जाएगी, और जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इस वजह से हमेशा जानते हो ठंडी है तो वहां का वायुदाब उच्च है, गर्म हो गया तो वहां का वायुदाब निम्न है। इस वजह से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो नीचे दिन के समय में घाटी से पर्वतों पर हवा चढ़ते हुए नजर आएगी, इसी को कहेंगे घाटी समीर। क्या कहेंगे? घाटी समीर। और जैसे रात होगा, नीचे जितना गर्मी अटेंड हुआ है उतना जल्दी वो ठंडा नहीं होगा, तो गर्मी उसके अंदर अभी भी बना हुआ है, लेकिन ऊपर वाला क्या हो गया? ठंडा। इसलिए अब किधर से किधर? ऊपर से नीचे की तरफ। तो रात में हमको नजर आएगा पर्वतीय समीर। रात में क्या नजर आएगा? पर्वतीय समीर। इसी में रात में देखोगे तो ऊपर से हवाएं किधर बातें हुए मिलेगी हमको? नीचे की ओर। तो रात में पर्वतीय समीर, ठीक है। अगर भूल जाओ, यहाँ एक लॉजिक भी है कि रात में और दिन में तो तुम घाटी वाले क्षेत्र में घूम सकते हो, रात में अगर घूमोगे तो कुछ ना कुछ जानवर खाइए जाएगा। इसलिए रात में हम हमेशा ऊंचे की तरफ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ऊंचे की तरफ। रात में अगर जिंदगी बचाना है, तुम कभी भी जंगल में अगर फंस जाओगे तो ऊंचाई पर जाके बैठ जाते हो ना जी। दीने में सोचते हो कोई ऐसा जगह देख लें जो ऊंचा हो। हमेशा तुम सोचते हो बेड क्यों बनाए हम लोग? बेड क्यों बनाए हैं? ऊंचाई पे सोनेंगे तो जमीन पे भी सो जाते हो। तुमको पता है कि जमीन पे सांप आ जाएगा, कोई चूहा कुछ आके काट लेगा, इसलिए तुम बेड बनाया अपने लिए ऊंचा क्षेत्र। तो याद रखना, रात में हम हमेशा कहाँ चले जाते हैं? ऊंचा पर। रात में कहाँ चले जाते हैं? ऊंचा। तो याद रखना, पर्वतीय समीर ऊंचाई से बह रहा है तो पर्वतीय समीर। पर्वत वाला कौन सा? रात में। तो रात में। पर्वतीय समीर कब? रात में। पर्वतीय समीर कब? रात में। और घाटी समीर कब? दिन में। तो हम लोग अपने अगर भूल जाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट याद है तो कर ही लोगे, नहीं याद है याद रखना, रात में पर्वत आ जाएगा और दिन में घाटी आ जाएगा। समझ में आया? और यहाँ समुद्री समीर कब? दिन में। स्थलीय समीर कब? रात में। तो समुद्र में हम दिन में जाते हैं मछली मारने के, रात में जाते हैं? दिन में। इसलिए समुद्री समीर दिन में। समुद्र का काम दिन में, स्थल का काम रात में। वैसे ही पर्वत का काम रात में, मतलब पर्वत पे रात में बैठेंगे जाके, और घाटी वाले क्षेत्र में दिन में भ्रमण करेंगे। नहीं जिसको समझ में आया, हम दोनों तरीके से बता दिए। एक जिसको कुछ समझ में नहीं आया रट लेना, जिसको समझ में आ गया उसके रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन काम दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए बताओ समुद्री समीर दिन में चलता है कि रात में? भूल गया क्या सर बताए थे कॉन्सेप्ट? तो क्या याद करोगे? समुद्र में दिन में जाते हैं कि रात में जाते हैं? अब ये तो अन्ना काना लुल्ला जो भी है सब बता देगा कि समुद्र में हम हमेशा किस में जाते हैं? दिन में जाते हैं मछली मारने के लिए। रात में जाओगे तो कौन तुमको टॉर्च दिखाएगा जी? मछली। उल्टा मछली तुमको मार लेगा, ठीक है। तुम क्या मछली मारोगे? ठीक है। तो याद रखना, रात में हम समुद्र में नहीं जाएंगे। तो रात में कहाँ जाएंगे? स्थल में। तो स्थलीय समीर रात में, समुद्री समीर दिन में। घाटी में हम रात में नहीं जाएंगे, तो घाटी दिन में और पर्वतीय रात में। क्या क्लियर हो गया चारों? बस यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आता है नहीं, ठीक है। अब हमारा कल जो होगा वो होगा स्थानीय भवन। इसमें समझना कुछ नहीं है, याद करना है बहुत सारा। तो कल हम लोग स्थानीय भवन करेंगे,
और पवन से संबंधित कुछ और जो कॉन्सेप्ट है ये सब करके चक्रवात की तरफ बढ़ जाएंगे।